So let us start the new chapter, that is solid state. In solids, you know that the constituent particles are compactly close to each other. So on the basis of the arrangement of the constituent particles, the solids are divided into two types. One is you can say this crystalline solids, and other one is amorphous solid. So as far as the differences are concerned, in crystalline solid there is regular geometry, means like this one. तो ये ऐसे है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, रेगुलर का मतलब एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में वो अरेंज होंगे. देखो मैं जिसमें आपको बता रहा हूँ ये इस तरह से, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो कह सकते हैं हम कि ये किसी भी तरह से ये इसके साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. तो देयर इज अ रेगुलर ज्योमेट्री. देखो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली एक अलाइनमेंट में है. और जहाँ तक रही बात अमॉर्फस की, तो इसमें ये इस तरह से नो रेगुलर ज्योमेट्री, कहीं 3, कहीं 2, कहीं एक ही कला घूम रहा है, कहीं 4 जुड़ गए, है ना, ठीक है ना, इस तरह से. तो देयर इज नो स्पेसिफिक ज्योमेट्री. तो उसकी वजह से ये जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, दीज आर नॉट दैट हार्ड. तो ये एक जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक बात हो गई कि एक इनमें क्या कहते हैं, इसमें शेप की बात करें तो इनके शार्प एजेस देखो, यहाँ ये इस तरह से शार्प एजेस, लेकिन यहाँ कोई शार्प एज नहीं, क्योंकि अलग अलग जगहों के ऊपर ये अरेंज्ड हैं. अच्छा, जहाँ तक रही बात इसके केस में हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस का सवाल है. लॉन्ग रेंज ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, तो ये इसके साथ जुड़े हुए. यहाँ पे ऐसा नहीं है. शॉर्ट रेंज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये इसके साथ जुड़ा तो ये इसके साथ जुड़ा, दैट्स ऑल. ये कला ही है, ये इसके साथ जुड़ा, यहीं ख़त्म हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जहाँ तक क्लीवेज प्रॉपर्टी है, एक स्पेसिफिक में ही इसको हम तोड़ सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है ना, या तो इस लाइन में, क्योंकि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनको बीचों बीच में से नहीं तोड़ा जा सकता. मॉलिक्यूल्स और एटम्स को बीचों बीच में हाफ नहीं किया जा सकता. हाँ, दो मॉलिक्यूल, जैसे एक मॉलिक्यूल है 2 एटम से बना, एक एटम अलग कर दे, लेकिन आप ये बोलो कि मॉलिक्यूल को ही बीचों बीच आधा कर दो, ये पॉसिबल नहीं है. हाँ, यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से टूट सकता है, इस तरह से टूट सकता है, इस तरह से कट सकता है, हर किसी भी डायरेक्शन में टूट सकता है. आपने शीशे को टूटते देखा ही होगा. जब शीशा टूटता है तो कोई लाइन किधर को जाती, कोई लाइन किधर को जाती, नो शार्प एजेस, लेकिन यहाँ शार्प एजेस बनेंगे. तो जहाँ तक रही बात मेल्टिंग पॉइंट की, क्योंकि इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस है सबकी एक जैसी है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है. आपने ये प्रैक्टिकल्स में भी करा, देखा आपने कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आकर पूरे का पूरा सॉलिड जो है वो मेल्ट कर जाता है. तो ये हमारे पास इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का. लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा. जितनी एनर्जी इन तीनों को अलग अलग करने में लगी, उतने में तो ये सारी एनर्जी इसको मिल गई. तो ये जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, हीट करने पे पहले ये सॉफ्ट होते हैं, फिर ये फ्लो करने लग पड़ते हैं, जैसे ये लिक्विड फ्लो करता है. जैसे आपने देखा होगा रबड़ की ट्यूब, जब हम रबड़ की पाइप जब धूप में रह जाती है तो नरम पड़ जाती है, तो वो ये अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है. एनाइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक और अनाइसोट्रॉपिक क्या होता है? आइसोट्रॉपिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन सेम होती है, और एनाइसोट्रॉपिक अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है. तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो हर डायरेक्शन में ये जा सकते हैं. तो ये जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, दीज आर आइसोट्रोपिक. इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली हर डायरेक्शन में सेम होती है. लेकिन यहाँ पे हर डायरेक्शन में सेम नहीं होगी. आप क्लीवेज की बात कर लो, या तो इस तरफ या इस तरफ, इनको आप किसी भी डायरेक्शन में आप इसको तोड़ सकते हैं. कंडक्टिविटी हर डायरेक्शन में हो सकती है, इसमें कंडक्टिविटी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो सकती है. तो ये होते हैं एनाइसोट्रोपिक. और जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, दीज आर आइसोट्रॉपिक, ठीक है ना. तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि इनमें एक सिमेट्री है, और ये जो है वो अमॉर्फस सॉलिड्स, इनके केस में कोई भी सिमेट्री नहीं होती है. तो ये हमारे पास हुआ इनके केसेस में हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बीच में डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. अब रही बात आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, तो जैसे आयनिक क्रिस्टल्स हैं. आयनिक क्रिस्टल्स के केस में हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आयंस होंगे, ठीक है ना. तो आयंस में हमारे पास क्या होता है,
cations and anions, there are strong electrostatic forces of attractions between each other. Electrostatic forces of attractions हमारे पास एक दूसरे के बीच में होती है इनमें, और ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, लगता तो है कि इनमें आयंस हैं, but these are bad conductor of electricity, only conduct electricity in molten state or in aqueous solution. देखो, कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास आयंस का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास जो आयंस हैं सॉलिड स्टेट में, दीज आर कम्पैक्टली क्लोज टू ईच अदर, जैसे आपका नमक है, ठीक है ना, उसमें Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है, वो मूव कर ही नहीं सकते। हाँ, जब इनको पिघला दोगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी, सो अंडर पोटेंशियल ये जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। और एक्वा सोल्यूशन में तो यू नो वेरी वेल कि ये एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है। तो आयनिक जो इसका सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है, दिस इज़ वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है ना। और इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये होगी इसके केस में, ठीक है ना। देन कोवलेंट हमारे पास सॉलिड्स या क्रिस्टल्स, जहाँ तक कोवलेंट का सवाल है, आपके पास डायमंड इज़ द बेस्ट एग्जांपल। जैसे ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है ना, तो इसमें ये एक कार्बन को 1 2 3 4 कार्बन अटैच हैं। तो कोवलेंट सॉलिड्स में जैसे एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, देयर इज कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इवन ये तो हो गया डायमंड, और ये हमारे पास आ गया हमारे पास ग्रेफाइट इज आल्सो कोवलेंट क्रिस्टल। इसके केस में भी हमारे पास, पर यहाँ पे हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, यहाँ पे sp3 है, और इसमें ग्रेफाइट के केस में sp2 है, sp2। तो देखो, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन, sp3 एक कार्बन के साथ 4 कार्बन। अब sp2 में एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गया जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से तो ये कुछ इस तरह की शेप हमारे पास ये ले लेता है। ये शीट आ गई इस तरह से, ठीक है ना, हेक्सागोनल यूँ इस तरह से, और ये एक शीट यहाँ पे आ गई यूँ इस तरह से। तो ये हेक्सागोनल शीट्स आ गई हमारे पास ग्रेफाइट्स के केस में। एंड देर आर वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज 3 डायमेंशनल शीट्स। अब इनकी वजह से ये वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत ही कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से डायमंड जो ग्रेफाइट है ये हमारा सॉफ्ट होता है, और दैट इज़ वाई हम इसकी मदद से लिख भी सकते हैं। लेकिन इसके केस में ऐसा कुछ नहीं है। डायमंड के केस में चारों के चारों कार्बन, दीज आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज़ वाई डायमंड इज़ वेरी हार्ड, रेदर इट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है ना। और एज यूजुअल दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल भी नहीं कंडक्ट करेंगे, और इनकी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा हाई होता है। देन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जहाँ तक रही बात मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको एक और भी बोलते हैं ड्राई आइस। क्यों बोलते हैं ड्राई आइस? बिकॉज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड look like ice. Why it is so called dry? Because it does not wet the walls of the container. जिस कंटेनर में रखा होता है उसको गीला नहीं करती, ये सीधे वॉलेटाइल होते हैं, मतलब सीधा सॉलिड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इसको जो है वो ड्राई आइस बोला जाता है। अगेन मॉलिक्यूल्स हैं, तो दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, कुछ केसेस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनमें पोलैरिटी आ जाती है, ठीक है ना, तो वो है हमारे पास पोलैरिटी आ जाने की वजह से इनके बीच में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओरिजिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। देन मेटालिक सॉलिड्स, जहाँ तक मेटालिक सॉलिड्स का सवाल है, इनमें हमारे पास मेटालिक बॉन्डिंग होती है। मेटालिक बॉन्डिंग आपको पता ही है, वहाँ पे कर्नल्स और साथ में फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। जनरली जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये मेटल्स होते हैं, तो इनमें हमारे पास मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो कर्नल्स किसको बोला जाता है? जैसे देखो आपके पास आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3d6 एंड 4s2, ठीक है ना। मैं वैसे 4s2 पहले आता है, बट मैं वैसे लिख रहा हूँ वैलेंस शेल हो गया 4s2। तो यहाँ तक का जो हमारे पास है जिसमें 24 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और 26 प्रोटॉन्स आ रहे हैं, तो नेचुरली प्रोटॉन ज़्यादा, इसको हम ऐसे पॉजिटिव, इसको कर्नल बोल देते हैं, विच रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू n-1 शेल। n माइनस मीन n इज द वैलेंस शेल, इसमें 4 हो गया, 4 - 1 3 शेल तक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये है, दीज आर कॉल्ड फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटालिक बॉन्डिंग के केस में हमारे पास ये कर्नल्स, दीज आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर, और जो ये फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन है ये इनके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से इनके इर्द गिर्द ये घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इसके इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते ये इलेक्ट्रॉन इसका है या ये इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, लेकिन देयर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर। और ये कंडक्टिविटी जो होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास लॉरेंस नाम का एक साइंटिस्ट हुआ जिसने ये मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में जो है वो बात करी है। तो ये हुए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अच्छा, इसमें हमारे पास क्रिस्टलोग्राफी में कुछ जो है वो टर्म्स लिया जाता है, जैसे फेस है हमारे पास। तो जैसे दीवार होती है ना कमरे की, तो उसको अब नेचुरली ईंटों को जोड़ जोड़ कर दीवारें बनी, दीवारों को जोड़ जोड़ कर एक कमरा बना, और कमरों को जोड़ जोड़ के एक मकान बना, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास दीवारें हैं इनको बोला जाता है फेस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नेचुरली है, हमारे पास एक आप अपने कमरे को भी देखोगे तो 6 फेसेस आपको नज़र आएंगे, ठीक है ना। तो 4 दीवारें होगी हमारे पास, और एक छत होगी और एक ग्राउंड हो गया, तो ये हमारे पास फेसेस हो गए। देन एजेस, जहाँ तक एजेस का सवाल है, ये हमारे पास जो है वो 2 फेसेस के बीच में जो लाइंस आती हैं, जो 2 फेसेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उनको हम एजेस बोल देते हैं। इंटरफेशियल एंगल्स, अब देखो जैसे ये मेरे पास ये आ गया, देखो आपको ये बताता हूँ मैं, ये आ गया हमारे पास एक क्यूबाइड टाइप, ये आ गया हमारे पास। तो ये जो ये बना, ये फेसेस हो गए, ये एजेस हो गए, ठीक है ना, जहाँ दीवारें जुड़ रही है, ये वाला फेस जुड़ा, ये वाला फेस जुड़ा, ये एज बन गया। अब ये जो है ये वाले, दीज आर कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल्स। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, हर क्रिस्टल का अपना अपना एंगल होता है, ठीक है ना। तो ये अल्फा, बीटा, गैमा, ये 3 डायमेंशनल हो गया हमारे पास, ठीक है ना, ये इस तरह से। तो ये जो अल्फा, बीटा, गैमा है ना, और जो ये डिस्टेंसेस हैं, इंटरफेशियल डिस्टेंसेस, तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर क्रिस्टल का ये एक प्रॉपर्टी है। हम एंगल्स को देखते हुए, डिस्टेंसेस को देखते हुए, जैसे डिस्टेंस आपने ले लिया यहाँ तक, ये आ गया आपका A, ये आ गया आपका B, ये आ गया आपका C। तो A = B = C, अल्फा = बीटा = गैमा = 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिस्टल बन गया, जिनको हम ब्रेविस लैटिसेस भी बोल देते हैं। तो ये हमारे पास इन्हीं के बेसिस के ऊपर होता है ब्रेविस लैटिसेस, जैसे A = B बट नॉट इक्वल टू C, है ना। अल्फा = बीटा, बीटा = गैमा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये और तरह की शेप आ गई। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर क्रिस्टल का ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से एक लॉ आ गया, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल्स, इन एंगल्स को देखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं ये क्रिस्टल किसका है। सोडियम क्लोराइड, चाहे आप NaOH + HCl का रिएक्शन करके बनाओ, सोडियम क्लोराइड चाहे आप समुद्र से पानी को एक्सट्रैक्ट करके, डिस्टिल करके उनमें से क्रिस्टलाइज करवाओ, मतलब NaCl आप जहाँ से मर्जी बना लो, उनमें जो इंटरफेशियल डिस्टेंसेस हैं और इंटरफेशियल एंगल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। हाँ, जो NaCl में होंगे वो बाकियों में नहीं होंगे। तो दैट इज़ वाई इनको हम ये इस तरह से बात कर देते हैं कि ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स के बारे में बात कर देते हैं। देन हमारे पास आ जाता है क्रिस्टल हैबिट। तो ये डेफिनेशन है जो आप आराम से इनको याद कर सकते हो। तो क्रिस्टल हैबिट का जहाँ तक सवाल है बेटे, जो हमारे पास एक्सटर्नल शेप ऑफ द क्रिस्टल है उसको हम क्रिस्टल हैबिट बोल देते हैं। फॉर्म, जहाँ तक फॉर्म का सवाल है, अ फेस ऑफ द क्रिस्टल आर फाउंड टू बी प्रेजेंट अ सेट्स which meet in parallel edges. If the planes of the crystal faces were extended, such set of faces is called zone. इसको हम
जोन का नाम दे देते हैं। तो ये हम जोन हो गया और ये फॉर्म हो गया। मीन सेट ऑफ सिमिलर फेसेस ऑफ अ क्रिस्टल इज टर्म्ड एज, जैसे ये हमारे पास है ना, ये मतलब ये और ये मानो सेम है, ये और ये है इनसे डिफरेंट लेकिन आपस में सेम है, तो ये 2 फॉर्म्स हो गई, ठीक है ना। ये और ये सेम है, ये 2 फॉर्म्स हो गई। तो ये इस तरह से इनको फॉर्म्स की बात करते थे हम। तो ये हमारे पास आ गया इसका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स के बारे में। देन सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स, जहां तक सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स का सवाल है, तो सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स में हमारे पास जो है ये जैसे आप बात करते हैं सिमेट्री के बारे में, ये सारा कुछ जो भी हम स्टडी करते हैं ना, दिस इज स्टडीड इन क्रिस्टलोग्राफी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्रिस्टल्स इज क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया। देन सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ये एक ज्योमेट्रिकल एंटिटी होती है और ये पॉइंट होता है, या तो लाइन होगी या पॉइंट होगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू विच वन और मोर सिमेट्रिकल ऑपरेशंस मे बी कैरिड आउट, नोन एज सिमेट्री एलिमेंट्स। मीन जैसे आपका ये है, ठीक है ना, और ये एक पॉइंट ले लिया आपने, यहाँ ले लिया आपने एक पॉइंट, मानो ये पॉइंट ले लिया आपने, और इस पॉइंट के बेसिस को आपने इसको क्रिस्टल को घुमाया, ठीक है ना। अब घुमाने से क्या होगा, आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स आ जाएंगी, तो इसको सिमेट्री एलिमेंट्स कह देते हैं। देन सिमेट्री ऑपरेशंस, इट इज अ मूवमेंट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट और एक्सिस सो एज टू ऑब्टेन वेरियस इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नोन एज सिमेट्री ऑपरेशंस। मतलब आप जो मूवमेंट करते हो, ठीक है ना, जैसे ये करा, फिर ये कर दी, फिर ये कर दी, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप इसको लोगे, ये पॉइंटेड पिन इस तरफ को है, आपने इसको इस तरह से करा, 1 आ गया, ठीक है ना, फिर आपने इसको इस तरह करा, 2 आ गया, फिर आपने इसको ऐसे करा, 3 आ गया, फिर इसको ऐसे करा। जब तक आपकी ओरिजिनल स्टेट नहीं आ जाती है, तो जितनी बार आपने जो इसको रोटेट करा, जो भी करा, और एंगल आपने देखो यहाँ पे आपने 90 डिग्री का लिया, ऐसे था, फिर आपने इसको ऐसे कर दिया, फिर आपने इसको ऐसे कर दिया 90 डिग्री, फिर आपने इसको ऐसे कर दिया 90 डिग्री, फिर इसको आपने ऐसे कर दिया 90 डिग्री। तो इनको जो आपने करे 90 डिग्री के ऊपर जो रोटेशन दे रहे, दीज आर कॉल्ड सिमेट्री ऑपरेशंस, ठीक है ना। अब काइंड्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स और एंड सिमेट्री ऑपरेशंस, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, an imaginary line which can divide molecule into 2 equal halves so that each half is a mirror image of each other। जैसे इसके केस में है, आप एक प्लेन ऐसे बनाओ तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कह देते हैं। देन एक्सिस ऑफ सिमेट्री और रोटेशन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और रोटेशन, ठीक है ना। तो ये एक इमेजिनरी लाइन हुई जिसके अराउंड आप रोटेशन दे रहे हो, और रोटेशन देने के बाद through the center of the crystal about which the crystals may be rotated to obtain various equivalent structure before the complete rotation। मैंने आपको बताया complete rotation मीन ये आपकी जब तक, जैसे आप ये कर रहे हो, अगर आप 60 का करोगे तो आपको ये पूरी 6 बार रोटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 6 36 360 की रोटेशन आपने कंप्लीट करनी है, तो आपके पास ये 6 बार आपको रोटेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने ये 180 का लिया है, ये 180 का रोटेशन लिया, जैसे ये है, ये पूरी आपने एक करी और ये आपने पूरी ये कर दी, ये 180 की आपने 2 बार रोटेशन करी, तो आपके पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है ना। तो ये जो रोटेशन आती हैं, अगर आपके ने 2 बार करके करा तो इसको बोल देते हैं फोल्ड ऑफ सिमेट्री। तो 2 बार करा तो इसको डायड, 3 बार करा तो ट्रायड, है ना, 4 बार करा तो टेट्रायड, 5-6 बार करा तो हेक्साइड, ठीक है ना। तो दीज सिमेट्री फोल्ड्स आर ऑब्टेन्ड जब रोटेशन कब दी जाती है ना, जब रोटेशन दी जाएगी, डायड कब मिलेगा, जब 180, 3 कब मिलेगा, ट्रायड कब मिलेगा, जब 120, टेट्रायड कब मिलेगा, जब 90 डिग्री, ठीक है ना। हेक्साइड कब मिलेगा, जब आप 60 डिग्री की रोटेशन। 6 बार रोटेशन देने के बाद आपके ओरिजिनल पोजीशन, 4 बार देने के बाद आपके पास ओरिजिनल पोजीशन, 3 बार, और ये 2 बार देने से। तो ये हो गया, 2 बार दिया है तो 2 फोल्ड सिमेट्री, 3 बार दिया है तो 3 फोल्ड सिमेट्री, 4 बार दिया है तो आपके पास ये 4 फोल्ड सिमेट्री आ गई। तो इस तरह से हम इसके बारे में ये बात करते हैं। तो ये हमारे पास देन आपके पास आ जाती है ब्रैग्स इक्वेशन, वो आपने पहले भी करी हुई है +2 में, कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। तो n क्या है,
लेमडा क्या है? ये आपने एच.एल. ब्रैग और डब्ल्यू.एल. ब्रैग, ये दोनों बाप बेटा हुए जिन्होंने क्रिस्टल्स के बारे में स्टडी करा। उन्होंने क्रिस्टल्स में से एक्सरे पास करी, ठीक है ना। तो एक्सरे जो पास करी तो उससे जैसे ये आ गया मानो इस तरह से, है ना। तो ये फिर उन्होंने इनको जो है वो जोड़ा। तो जोड़ने से क्या हुआ, ये इस तरह से आ गया, ठीक है ना, ये इस तरह से आ गया, यूँ इस तरह से जोड़ा इन्होंने। और यहाँ से इनको ये एक, जैसे ये देखो, ये आपके पास एंगल्स आ गए, ये वाला एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, और ये आपके डिस्टेंसेस आ गए, ठीक है ना। तो इन एंगल, अब इन्होंने जो लैम्डा इसमें वेवलेंथ यूज़ करी है, ये उसके बारे में बात कर रही है। एन इंटीजर है, डी डिस्टेंसेस बिटवीन फेसेस आ गया, ठीक है ना। तो ये इन्होंने जो करा, दिस इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को जोड़ते हुए हम ये जो है वो साइन, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दिस पर्टिकुलर फेसेस, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनको फाइंड आउट करके हम क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर जो है वो डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हुआ ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में। देन हु इज लॉ ऑफ रेशनलिटी ऑफ इंडिसेस के बारे में बात करेंगे हम। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, ठीक है। इतना